एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम मिस्ट्रीज ऑफ इमॉर्टल पपेट मास्टर का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या, कल भी तो डाला था आज भी डाल रहा हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि यार कल तो मैंने बोला था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी जैसे तैसे करके। सेम ऐसे ही आर आई के साथ भी हुआ था। मैं एक दिन छोटी वीडियो डाली थी, इसलिए मैंने बोला था आर आई की अगले दिन दोबारा वीडियो आएगी। सेम आज इसके साथ ऐसा हो रहा है मिस्ट्रीज ऑफ इमॉर्टल पपेट मास्टर के साथ कि कल भी मैंने वीडियो डाली थी लेकिन छोटी थी, तो आज एक और डाल रहा हूँ। तो अपने एपिसोड के ऊपर आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमें बताया गया था मंकी हेड गैंग के बारे में। अब यहाँ पे ये हुआ कि भाई मंकी हेड गैंग को अपना बिजनेस बचाना था। मंकी हेड गैंग का काम ये होता था कि जब भी कोई फेस्टिवल आता था तो यहाँ पे ना डार्क फॉरेस्ट या जो भी खतरनाक फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट के अंदर ये लोग खुद भी जाते थे और साथ में अपने बहुत सारे मंकी, जो ट्रेंड मंकी होते थे, जिनको भाई पहले से सिखाया जाता था कि कैसे तुम्हें क्या करना है, वो सारे मंकी जाते थे और वहां पे जाके हार्वेस्ट करते थे। पेड़ या पेड़ पौधे जो भी चीजें, उन सबसे ना हार्वेस्ट करते थे। अब हुआ ये कि अब तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे निंग जो ने एक अपना एक वो बनाया था, मंकी वाला रोबोट टाइप का था, पपेट, जिसे कहा जाता था फ्लेम एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी। एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी कहते थे। तो भाई अब वो ना मास क्वांटिटी में बनने लग गया। अब इससे ये हुआ कि मंकी हेड गैंग का बिजनेस खतरे में आ गया, क्योंकि अब एक तरीके से तो इनकी जॉब खा गया। एआई है, पपेट है, वो तो जॉब खा गया इनकी। इसलिए इनको डर था कि अब क्या करा जाए। इनके मंकी भी किसी ने पॉइजन दे के मार दिए थे। और जो करंट लीडर था, जिसका नाम था युवान अर, और उसके ऊपर भाई सवाल उठने लग गए युवान अर के ऊपर कि भाई ये तू कैसा लीडर है। अगर पहले वाला यानी पुराना लीडर होता युवान यी, तो अब तक तो वो खतरनाक मतलब बदला ले चुका होता, ऐसी की तैसी कर देता सबकी। लेकिन युवान और तू तू करंट लीडर, तेरे में दम नहीं है, ऐसी बातें एल्डर्स कहने लग गए थे। तो इसने सोचा कि क्या करे क्या करे। तो भाई उसने एक फैसला लिया कि भाई जो युवानी यानी पुराने एल्डर थे ना, एल्डर कह रहा हूँ, पुराने क्लैन लीडर थे ना युवानी, तो उनके पास एक बेहतरीन पेट था जिसका नाम था यहाँ पे युवान डशहैंग, जो कि एक स्पिरिचुअल पेट था, जो कि एक मंकी एप था। ये वही मंकी एप था जो कि मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर अपना नाम बना के आया था और निंगजो से डर रहा था कि अरे या भाई इसकी स्पीड देखो कितनी फास्ट है, ये तो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। और इसका बस क्या है, स्पिरिचुअल पावर खत्म होने से ये पीछे हट गया था, अदरवाइज ये तो एकदम भाई आगे बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। निंगजो के सारे ट्रैप एकदम तोड़ डाले थे, रूम 7 तक पहुंच गया था। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि ये अपना जो करंट लीडर है युवान अर, युवान ही शायद मर चुका होगा, तो जो भी है युवान अर करंट लीडर, यहाँ पे युवान डशैंग यानी पुराने लीडर के मंकी से मिलने गया था। और उसने बात भी कही थी कि आपसे मेरे को कुछ बात करनी है मंकी जी। मंकी इंटेलिजेंट भी था, तो मंकी ज़्यादा कुछ बोला नहीं, वो मतलब सपना देख रहा था। और सपने में पता है क्या देख रहा था अपना मंकी? मंकी ने सपने में अपने आप को ये देखा था कि उसका जो पुराना लीडर था यानी उसका मास्टर जो था युवानी, युवानी और अपना मंकी, बचपन के टाइम में जब युवान भी छोटा था और मंकी भी छोटा था, तो युवान ई एक बार खाना लाया था और मंकी ने सारा का सारा खाना खा लिया था। तो युवान ई ने ऐसा दिखाया कि अरे मैं तो खाना खा ही चुका हूँ, तू ही खा ले सारा, और वो खा भी गया था। तो पहले तो मंकी सब खा गया, तो उसे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, अच्छा सा मतलब बहुत खुशी हुई उसे। लेकिन जब उसने देखा कि भाई उसका जो मास्टर है यानी युवान ई है, उसने भाई ज़रा सा भी खाना नहीं खाया था। उसने बस ऐसे नाटक कर दिया था कि मैं तो खाते हुए आ रहा हूँ, तू खा ले। और मंकी ने जब सारा खा लिया तो उसे बुरा लगने लग गया कि अरे यार इसने तो खाया ही नहीं, इसके पेट से आवाज आ रही युवानी के पेट से। और अपना मंकी, युवान डशहैंग मंकी, ये ऐसे कैसे ही रह गया, इससे बहुत बुरा फील हुआ था। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ना युवान यी, इसका पूरा नाम था युवान यी दाओ, और हम इसको कहेंगे युवानी। तो अपना युवानी कहता है टेंशन मत लो, मैं तो इंसान हूँ, मैं वैसे भी कम खाता हूँ और जल्दी भूख नहीं लगती है मुझे। फिर यहाँ पे अपना युवानी हंसने लग गया और वो आगे वो कहता है अपना युवानी, तुम मेरे भाई हो यार, पहले मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए थैंक्स, और आगे बैगर सक के लोग मुझे फिर से तंग कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। वो मुझे तंग करेंगे, तुम मुझे प्रोटेक्शन देना हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, और वैसे भी मैं तो कम ही खाता हूँ, तो क्या ही दिक्कत है। बंदर ने अपना मुंह खोला और थोड़ा सा ना मतलब खाना अपनी हथेली पर निकाला, ऐसे थूका और निकाला और युवानी की तरफ बढ़ा दिया कि लो खा लो। तो युवानी कहता है अरे नहीं नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन उसका गला अपने आप ही हिल गया। बंदर नहीं माना, वो एक कदम आगे आया और अपनी हथेली युवानी के मुंह के पास ले गया और आवाज निकाली। तो युवानी कहता है अरे अरे यार ठीक है, तो मेरे मुंह के पास ला रहे हो तो मैं खा ही लेता हूँ। फिर युवानी ने ऐसे खा लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसने बंदर का हाथ पकड़ा और बचा हुआ खाना जल्दी से खा लिया। युवानी कहता है अरे बहुत टेस्टी है। वो बहुत दुबला था, दूसरों के ढीले कपड़े पहनते थे, मतलब ढीले कपड़े पहने हुए थे, बाल भी एकदम बिखरे हुए थे, देखने में वो इंसान कम और बंदर ज्यादा लग रहा था, क्योंकि
बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं थी भाई कि एकदम बंदरों जैसा ही लग रहा था, ऊपर से पतला बहुत था यार। बंदर भी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गया। एक इंसान और एक बंदर खुशी में एकदम डूब गए। ये उसकी पुरानी याद थी, अपने युआन डशैंग का पास्ट का सीन था। अब अपने करंट सीन में आते हैं, जब यहाँ पे करंट लीडर मंकी हेड गैंग का करंट लीडर युआन और उससे मिलने आया है। वो दोबारा कहता है उठाते हुए अपने बंदर को, अंकल डशैंग। युवानर की आवाज़ से बंदर की नींद खुल गई। आंखें खुलते ही एक पल के लिए युवानर को अपना पुराना मास्टर समझ लिया, क्योंकि मतलब बाप बेटा बहुत मिलते थे ना, इसलिए। फिर उसकी नज़र साफ हुई और उसने हवा में मतलब थोड़ा सा स्मेल को सूंघा और तुरंत ही अपनी आईब्रोज को सिकोड़ा। उसे बुरी बदबू आई। युवानर ने यहाँ पे थूक निकला और जल्दी से एक्सप्लेन करना शुरू करा कि मतलब यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही बंदर यहाँ पे उठकर टेंट से बाहर निकल गया। वो करीबन 10 फुट से भी ज़्यादा लंबा था। बॉडी एकदम भाई ऐसा मान लो कि मतलब झुक गई थी लेकिन मज़बूत थी, है ना? और ऐसे टाइप का मान लो कि थोड़ा-सा झुका हुआ है, ज़्यादा नहीं, है तो वो 10 फीट का ही, इतना ही है, बस थोड़ा-सा झुक गई है क्योंकि पुराना हो गया ना अपना, इसलिए। उसके शरीर पर हर तरफ घाव के निशान थे, जो उसकी काउंटलेस बैटल के प्रूफ थे। सारे एल्डर अब झुक गए क्योंकि भाई वो टेंट से ही बाहर आ गया। एल्डर्स कहते हैं, मंकी लॉर्ड को हम रिस्पेक्ट देते हैं। बंदर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र सिर्फ यहाँ पे ज़मीन पर पड़े बंदर की लाशों पर थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सर उठाया और गुस्से से ज़ोर की दहाड़ मारी। उस रोर की साउंड वेव से कई एल्डर्स की भाई एकदम होता है ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, वैसे हो गई। युआन डशन की आँखें लाल हो चुकी थी। इस बार वो सच में बहुत गुस्से में था, क्योंकि भाई शायद उसके फेलो डाओइस्ट एक तरीके से या जो भी मान लो उसकी नज़र में तो ये सब भी वैसे ही टाइप के उसके बंदर ही इंसान टाइप के लगेंगे ना, तो वो सारे तो मर गए पॉइज़न से। सारे एल्डर यहाँ पे एकदम भाई कोल्ड से एकदम पसीने में भीग गए। युआन और जानबूझकर सबसे पीछे खड़ा रहा। एल्डर्स को इतना डरा हुआ देखकर वो अंदर ही अंदर खुश हुआ। फिर वो आगे बढ़ा। युआनर कहता है, अंकल मंकी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, हम असली करपेट को ज़रूर पकड़ेंगे और उसको सख्त सज़ा देंगे। युआन डशैंग धीरे-धीरे अब यहाँ पे शांत हुआ। उसने युआनर को पहचाना और उसका गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उसने अपनी उँगली बढ़ाई और हल्का-सा युआनर के सीने पर छू दिया। युआनर का दिल ज़ोर से धड़कने लग गया। वो एक छोटा-सा मतलब एक एक छोटा कदम पीछे हटा और थोड़ा-सा जल्दी से सर हिलाया। युआनर कहता है, अंकल मंकी, मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। लेकिन अभी गैंग बहुत बड़े क्राइसिस में है। फार परसिमन फेस्टिवल में हमें अपना बेस्ट देना होगा। अब हमारे पास लोग भी बहुत कम हैं, सिर्फ़ आप ही हमारा एक सहारा हो। और इस टाइम में अपनी एनर्जी बचाकर रखिए। आप ही हमारा सबसे बेस्ट एक पिलर हो। युआन डशैंग चुप रहा। वो धीरे से वापस टेंट के अंदर चला गया और सबकी नज़रों से गायब हो गया। युआन यानी अपने करंट लीडर ज़मीन पर पड़े एल्डर्स को देखा और हल्की सी स्माइल दी। युआन कहता है, सब उठ जाओ। उस दिन के बाद युआन का हर ऑर्डर बिना किसी सवाल के माना गया, क्योंकि भाई युआन ही था जो कि मतलब ये जो अपना बंदर था, इससे जो कुछ बोलता था तो एटलीस्ट बंदर सुन लेता था थोड़ा बहुत। बाकी सबकी तो सुनता भी नहीं था, देखता तक नहीं था उनकी तरफ और उनकी सबकी फटी रहती थी। और भाई अपने बंदर उसके जाने के बाद सारे एल्डर चुपचाप बात करने लग गए। एक एल्डर कहता है, ये जो करंट लीडर युवानर है, सिर्फ बंदर की पावर का सहारा ले रहा है, इसमें लीडर वाली बात नहीं है। दूसरा एल्डर कहता है, मंकी लॉर्ड इतने गुस्से में मतलब गुस्से में भी किसी को नहीं मारा, शायद उनका टेम्पर कम हो गया है। तीसरा एल्डर कहता है, या फिर वो बुढ़ा हो गया है, शायद वो वीक हो चुका है और सिर्फ स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग कर रहा हो, ये जो बंदर है, ऐसा भी तो हो सकता है। सबसे बुढ़ा एल्डर ये सुनकर नाक से आवाज़ निकाली और चल दिया। बाकी लोगों ने मतलब देखो, बाकी लोगों को देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लीडर भी पागल है। जो करंट लीडर है उसके अंदर दम वम कुछ नहीं है, बेकार लीडर है। और अब ये लोग मतलब बंदर को भी ऐसे मानने लग गए कि शायद बंदर में भी अब ताकत नहीं बची हो पुरानी वाली। हो सकता है ये लोग रेबेल कर दें, क्या पता, है ना? फ्लेम डीमन मेल्टिंग केव एक्सप्लोर करते वक्त उसने युआन डशैंग की फाइट देखी थी और रनवे फायर स्नेक की स्ट्रेंथ हाफ स्टेप गोल्डन कोर बराबर थी, लेकिन युआन डशैंग ने उसे चीर कर दो टुकड़ों में कर दिया। यानी देख रहे हो, यानी मान के चल लो कि जो सामने एनिमी था ना, जिसका नाम था रनवे फायर स्नेक, जो कि करीबन आधा गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, यानी हाफ गोल्डन कोर, तो उस चीज को भाई, इस सांप को भाई दो हिस्सों में फाड़ डाला था अपने मंकी भाई ने। आगे देखते हैं, उसने सोचा, युआन डशैंग बुढ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी कॉम्पैक्ट पावर अभी भी बहुत टेरिफाइंग है। उसके पास कम से कम अपर क्लास टैलेंट है, उसने कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सीखी। ये सब मतलब ये उसकी सबसे बड़ी कमी है बस। लेकिन वही हमारे गैंग की सबसे बड़ी किस्मत भी है, क्योंकि सही बात है, पावरफुल बंदा है भाई, बंदा नहीं है, एक बंदर क्या कहें। आगे देखते हैं। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। चिड़ियों की आवाज़ निंगज़ो के कान में पड़ी। उसकी नींद टूट चुकी थी। उसे उसे जगाने वाला एक मैकेनिकल
तोता था, उसकी पीठ पे एक लीवर लगा था। लीवर टाइमर की तरह काम करता था और टाइम होते ही तोता आवाज़ निकाल कर निंगज़ो को एकदम जगा देता था। निंगज़ो कहता, टाइम हो गया क्या? उसने तुरंत ही अपने सीने पर बने मार्क को फ़ील करा। उसकी सोच सीधा इमॉर्टल पैलेस में चली गई। उसने जल्दी से पपेट बॉडी असेंबल की और स्टेज क्लियर करना शुरू करा। यानी दिन के टाइम ये बंदा गया है मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर और अब यहाँ पे अपना काम शुरू कर रहा है। रास्ते में उसने देखा कि किसी और ने भी स्टेज क्लियर करने की कोशिश करी थी। सर्विलेंस कंपोनेंट चेक करने पर यानी कैमरा चेक करने पर पता चला कि यहाँ पे ज़ाओ क्लैन का ज़ाओ ज़ू और ज़ेंग क्लैन का ज़ेंग ज़ियांग मिलकर चैलेंज कर रहे थे। यानी ये दोनों क्लैन आपस में मिलकर अपने दोनों बंदों को साथ मिलकर रूम को क्लियर करवा रहे थे। निंगज़ो ने सोचा, फिलहाल ये दोनों अभी थ्रेट नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। असली प्रॉब्लम तो वो युआन डशैंग है। मेंग चोंग भी उसके बाद ही आता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है युआन डशैंग, फिर उसके बाद मेंग चोंग और बाकी में ये फिर आते हैं दोनों चोमू से लोग, ज़ेंग क्लैन और ज़ाओ क्लैन के लोग। आगे देखते हैं। निंगज़ुओ स्टेज क्लियर करता रहा। अब वो 20 से भी ज़्यादा स्पेल में एक्सपर्ट हो चुका था और जब तक स्पिरिचुअल पावर थी, स्टेज क्लियर करना उसके लिए ईज़ी था। जितना आगे वो जा सकता था, फिर वो करीबन रूम 8 तक वापस आया और वेट करने लगा। यानी रूम 20 तक पहुँच गया, लेकिन रूम 20 क्लियर करने के बाद वो रूम 21 में नहीं गया। वो बंदा शायद गया भी हो सकता है, लेकिन वो आगे नहीं गया उससे। रूम की 20 के बाद वो वापस पीछे आया और रूम 8 में आ गया और वेट करने लगा रूम 8 के अंदर। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बड़ा पपेट बंदर अंदर घुस गया। निंगज़ो कहता है, लो आ गया है युआन डशैंग। वो धीरे से खड़ा हो गया और उसका सामना करा। दोनों की नज़रें मिली। युआन डशैंग ने तुरंत ही समझ लिया कि सामने वाला पपेट नॉर्मल नहीं है। उसने पहले निंगज़ो को ध्यान से देखा, फिर पूरे रूम को स्कैन किया और हिडन ट्रैप से ढूंढने लगा। निंगज़ो ने सोचा, लगता है ये मुझे पहले वाले कुंफू डॉल की तरह गार्ड एक तरीके से गार्डिंग पेट समझ रहा है। यानी ये सोच रहा है कि मैं कोई नकली बस एक तरीके का एनपीसी हूँ जिसे क्लियर कर लेगा। एक तरीके का ट्रैप मुझे समझ रहा है, लेकिन इसको क्या पता। यही निंगज़ो चाहता भी था। रैंकिंग लिस्ट और उसके फेक नेम की वजह से युआन डशैंग को लग रहा था कि सिर्फ वही इमॉर्टल पैलेस को चैलेंज कर रहा है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद युआन डशैंग ने स्टेज क्लियर करना शुरू करा। निंगज़ो ने तुरंत ही अटैक करा। स्पेल एम्ब्रेस आइस टेक्निक, मैकेनिकल कंपोनेंट फ्लाइंग हैंड और स्पेल क्यूआई स्पेल। मैकेनिकल कंपोनेंट एमिटिंग क्यूआई रिंग और एक मैकेनिकल हाथ बहुत स्पीड से युआन डशैंग की तरफ उड़ा स्पीड में। उसकी हथेली से कोल्ड क्यूआई निकली और नॉर्मली कोल्ड क्यूआई टच होने पर ही काम करती थी, लेकिन ये एमिटिंग क्यूआई रिंग ने हवा के प्रेशर को बनाकर कोल्ड क्यूआई को आगे ढकेल दिया। यानी पहले क्या होता था, जो अपना ये निंगज़ू है ना, ये जिस चीज़ को टच करता था उस चीज़ को बर्फ बना देता था। इसके पास टेक्निक नहीं है, याद होगा कुंफू डॉल को ऐसे ही हराया था इसने। लेकिन अब इसने क्या करा, एक रिंग की मदद से क्या करा, अपने हाथ की पावर को गदर करके एक फिक्स लाइन में पहुंचाकर एक बीम की तरह शूट करा है हाथ के साथ ही। फैन जैसी शेप में कोल्ड क्यूआई फैल गई। युआन डशंग तुरंत ही बचा, लेकिन उसकी लेफ्ट लेग का एक हिस्सा बर्फ में जम गया। उसकी आंखें तुरंत यहाँ पे एकदम भाई बड़ी भयंकर हो गई, एकदम रेड कलर की। स्पेल यूज करने वाला एक तरीके से गार्डिंग पेट उसने पहली बार देखा था। उसे अभी भी लग रहा है यहाँ पे एक पपेट ही है। पेट कह दिया मैंने, सॉरी पपेट। उसकी स्पीड और मोमेंटम बहुत डेंजरस था। निंगज़ो हल्का सा उछला। उसने क्यूआई स्पेल एक्टिवेट करा। एंकल्स पर लगे यहाँ पे एमिटिंग क्यूआई रिंग ने थ्रस्ट जनरेट करा और पीछे की तरफ उसे तेज स्पीड से धकेल दिया। पूरी बॉडी का यूज़ करके भाई एकदम आयरन मैन बना पड़ा था। एकदम इधर-उधर से एकदम हवा में मूव कर पा रहा अपना निंगसू, एक तरीके का आयरन मैन, समझ गए होगे तुम। दोनों के बीच का डिस्टेंस तुरंत ही यहाँ पे बढ़ गया। पीछे होते हुए भी निंगसू अटैक करता रहा। डज़न्स ऑफ फ्लाइंग हैंड बार-बार अटैक करते रहे। आइस एम्ब्रेस टेक्निक, ग्रास्पिंग फायर टेक्निक, गोल्डन गैदरिंग टेक्निक, ग्राफ्टिंग टेक्निक और दूसरे स्पेल जो भी उसे मिले वो सब यूज़ करे। क्यूआई स्पेल की वजह से मिड रेंज और लॉन्ग रेंज अटैक ये सारे बन गए थे जितने भी थे। मतलब क्यूआई स्पेल और ये सारी टेक्निक का यूज़ करो तो ये एक तरीके के मिड रेंज और लॉन्ग रेंज अटैक बन गए। देखो क्यूआई स्पेल क्या करता है, क्यूआई स्पेल किसी भी चीज़ की पावर को गैदर करके उसे शूट करवा देता है बीम की तरह, है ना? बीम की तरह। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक उसमें बिल्ड मतलब एक तरीके से जोड़ दो और शूट कर दो। लाइक आइस टेक्निक है तो क्यूआई स्पेल में आइस टेक्निक डालोगे तो हाथ की आइस पावर जनरेट होगी और बीम की तरह शूट हो जाएगी। सेम यहाँ पे हो रहा था। युआन डशैंग अपना मंकी, भाई उसका बॉडी छोटा उसने थोड़ा बहुत रखा था। अपने हाथों से चेहरा बचाया, हर स्पेल को तोड़ते हुए बस निंगज़ो की तरफ चार्ज करता गया। अपना बॉडी इस बार उसने थोड़ा बहुत छोटा रखा था। पहले तो बहुत बड़ा बॉडी था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत छोटा हो गया था, शायद कोई पार्ट निकल गया होगा इसलिए। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही थी, लेकिन इससे भी वो हार नहीं, मतलब एक तरीके से ना, मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है। अपनी मतलब अपने आप को ना बचा नहीं पा रहा, क्योंकि जितना भी इसने बॉडी छोटा करा है,
टूटने के बाद या जो भी होने के बाद वो जैसे-तैसे करके ज़्यादातर अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ से वहाँ कूदे, तो कहीं न कहीं उसका पैर जम जाए, कहीं पे फायर लग जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, ये सब हो रहा था। कुछ देर बाद युआन डशेंग की पपेट बॉडी टूटकर यहाँ पे फाइनली गिर गई और कहीं-कहीं बॉडी जल चुकी थी, कहीं बर्फ बन गई थी, कहीं लकड़ी उखड़ कर उलझ गई थी और मूवमेंट रोक दी गई थी। गिरने से पहले युआन डशेंग अपने मंकी ने सर उठाया और गुस्से से ज़ोर की दहाड़ मारी। उस रोर में गुस्सा, मजबूरी और अफ़सोस सब था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ये उसकी असली स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। निंगज़ो ने चैन की साँस ली। निंगज़ो कहता है, इस बार तो इसे रोक दिया आगे बढ़ने से, रूम 8 में ही रोक दिया मैंने इस मंकी को। उसके मैकेनिकल ट्रैप्स युआन डशेंग को रोक नहीं पा रहे थे। सिर्फ़ खुद ही फाइट करके वो युआन डशेंग की प्रोग्रेस को रोक सकता था। अब फाइनली देखते हैं, सीन दोबारा से अब यहाँ पे शिफ्ट होता है मैग्मा फेरी पैलेस मेन हॉल के अंदर। रोर की आवाज़ आई, युआन डशेंग। यहाँ पे हारते ही ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट ने गुस्से में अपना सर उठाया और ड्रैगन क्लो से थ्रोन के वो जो आर्म रेस्ट थे उन पे जोर से वार करा। यानी जहाँ पे तुम ऐसे हाथ रख के बैठते हो ना, जैसे कुर्सियाँ होती हैं उनके, तो आर्म रेस्ट वाला जो हिस्सा होता है उस पे मारा, बड़ी खतरनाक वाले तरीके से। क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि ये जो मेंग चोंग है शायद ये अपने निंगज़ो को रोक देगा, लेकिन भाई मेंग चोंग भी भाई ट्रैप्स में फँसता गया। निंगज़ो ट्रैप बिछाता रहा, वो ट्रैप में ही फँस गया। वो ट्रैप को ही क्लियर नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर इस बात से गुस्सा हो गया अपना लैंड स्पिरिट। तो लैंड स्पिरिट को लगा अब क्या करे, क्या करे? तब उसने देखा अरे एक मंकी है, ये तो असली का बंदर है, ये शायद रोक लेगा, क्योंकि भाई ये सारे ट्रैप्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन एंड में निंगज़ो ने खुद ही आके उसे रोक दिया। इस बार और गुस्सा हो गया अपना ये, बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है शायद अपने निंगज़ो से ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट या लैंड स्पिरिट। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा था कि, लेकिन ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट जानता था कि युआन डशेंग की डेमोनिक पावर लेवल 9 थी। ये उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ परफेक्ट मैच करती थी। प्रॉब्लम ये थी कि युआन डशेंग पैलेस में फंसा हुआ था। उसका असली बॉडी चला गया था और अब उसके पास सिर्फ पपेट बॉडी थी। वुडन पपेट में ब्लड एसेंस नहीं था। सिर्फ रूम 9 के बाद डीमन सेक्ट में जाकर ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। तब युआन डशेंग अपनी असली पावर का थोड़ा सा हिस्सा भी यूज करता तो उसे रोकना नामुमकिन होता, लेकिन निंगज़ो ने सब बिगाड़ दिया क्योंकि उसने रूम 9 तक उसे जाने ही नहीं दिया। ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट की होप को फाइट में निंगज़ो की कोई मिस्टेक करेगा ऐसा लग रहा था। मतलब ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट यानी लैंड स्पिरिट को लग रहा था निंगज़ो कोई मिस्टेक कर दे जिससे मंकी जीत जाए, रूम क्लियर कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन स्टार्ट से एंड तक निंगज़ो कभी भी युआन डशेंग के क्लोज़ फाइट में गया ही नहीं, दूर-दूर से फाइट करी उसने। उसे और भी गुस्सा आया निंगज़ो का लीडर बोर्ड वाला नाम देखकर, कितना चालाक नाम था। युआन डशेंग पूरी तरह से धोखा खा गया था। ड्रैगन टर्टल फायर स्पिरिट चाहता था कि खुद उस नाम को मिटा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था भाई, वो नाम ही नहीं मिटा पाया। नाम है क्या? अभी तक नाम नहीं बताया गया। ट्रायल में हिस्सा लेने वाले किसी भी डिसाइपल की इन्फॉर्मेशन रिवील करना मना था। ये 3 एंसेस्ट्रल मास्टर का स्ट्रिक्ट रूल था। और अब देखते हैं फाइनली रूम 8 के अंदर जहाँ बैटल हुई थी। निंगज़ो बैटलफील्ड साफ करना शुरू करता है। जीतने के बाद भी उसे कोई खुशी नहीं हुई। ये रिजल्ट उसके लिए एक्सपेक्टेड था। उसके पास बहुत सारे स्पेल थे, जैसे कंपैटिबल मैकेनिज्म पार्ट्स, स्पिरिट स्टोन, स्पिरिचुअल पावर भी युआन डशेंग से काफ़ी ज़्यादा थी। उसने पहले ही युआन डशेंग को ऑब्जर्व किया था, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ सब वो समझ चुका था। यार उसमें देखकर क्या कहते हैं, सीसीटीवी नहीं लगा रखा है रूम के अंदर, तो उसमें ये क्लोज़ फाइट नहीं थी, ये एक प्लान्ड हंट था। और निंगज़ो सोचता था, निंगज़ो कहता है चाहे मैं इसे कितनी बार भी हरा दूँ, ये वापस आता रहेगा ये मंकी, ये सच में मैं मतलब ये सच में मरेगा नहीं। इसलिए प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। निंगज़ो यहाँ पे डशेंग के मैकेनिज़्म पार्ट को ध्यान से चेक करता है। पैलेस क्लीनअप शुरू होने से पहले ही वो जल्दी से सब इंस्पेक्ट करता है। फाइट में उसका पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि युआन डशेंग कोई हिडन टैलेंट छुपा रहा था। अगर टैलेंट होता तो शायद मैकेनिज़्म पार्ट्स में क्लूज़ मिलते। जैसे निंगज़ो की नेचुरल इंटेलिजेंस उसके बड़े हेड से समझ आती है, क्योंकि उसका जो हेड है यहाँ पर इस मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब समझ आता है कि वो एकदम मेगा माइंड बना पड़ा है। मतलब ज़्यादा दिमाग है उसके पास, अर्ली वॉइस वाला जो टैलेंट है उसके पास। आगे देखते हैं, लेकिन 2-3 बार चेक करने के बाद भी उसे अनयूजुअल चीज़ नहीं मिली। यानी कोई हाथ बड़ा, जैसे हाथ का कोई टैलेंट हो, कोई सर बड़ा कि मंकी का कोई सर वाला टैलेंट हो, कोई पैर बड़ा तो पैर वाला टैलेंट हो, कुछ मिला नहीं ऐसा अनयूजुअल जिससे पता चले कि मंकी में क्या एक्स्ट्रा टैलेंट हो सकता है, किस पार्ट से रिलेटेड। सारे पार्ट्स एकदम बड़े थे, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल प्रोपोर्शन में नहीं थे, यानी एकदम प्रॉपर तरीके से शायद अरेंज नहीं थे। कुछ भी अलग नहीं था। निंगज़ो कहता है क्या ये मेंग चोंग के फ्रेंचाइज़ रशिंग थंडर जैसा टैलेंट है जो एक्टिवेट होने पर ही दिखता है?
निंजो आगे कहता है, नहीं, अगर एक्टिवेट हो सकता है तो पिछली फाइट में यूज़ कर लेता, या पपेट बॉडी की वजह से वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा अपने टैलेंट को, या कोई और कंडीशन है इसके टैलेंट का यूज़ होने की। यानी यहाँ पे जो अपना मंकी है, ये कोई ना कोई चीज़ तो छुपा रहा है। इसका कोई ऐसा टैलेंट है जो जस्ट अभी तो एक्टिवेट नहीं हो सकता, लेकिन शायद आगे एक्टिवेट हो जाए। जैसे हमें पता चल रहा है ना कि वो अगर मान लो मंकी रूम 9 को क्लियर कर लेता है, तो शायद उसको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कुछ ऐसा मिल जाता है जो उससे अपनी वो पावर को शो कर पाता है यहाँ पर। वो अभी नहीं कर पा रहा है ना मंकी। सर्च से लगभग कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो रूम 8 छोड़कर जल्दी से वर्कशॉप लौट आता है और मैकेनिज्म ट्रैप्स रिपेयर करना शुरू करता है। जो कुंफू डॉल उसने फ्रीज किए थे, उन्हें भी वर्कशॉप लेकर मैकेनिज्म स्टैंड पर रखता है। मैकेनिज्म टूल उन्हें रिपेयर और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। सब ट्रैप से ठीक और रीसेट करने के बाद वो फ्रंट चेक पॉइंट पर लौट आता है। अब तक उसकी हाईएस्ट प्रोग्रेस दाओ सेक्ट और डीमन सेक्ट के फर्स्ट रूम तक थी। बुद्धिस्ट सेक्ट में वो अभी तक गया ही नहीं था। यानी तुम समझ रहे हो, जैसे रूम 1 से लेकर रूम 8 तक शायद कोई दाओ सेक्ट है ना? फिर रूम 8 से लेकर आगे तक कोई डीमन सेक्ट है, फिर उसके आगे शायद कोई बुद्धा सेक्ट आएगा, ऐसे टाइप का। और जो डीमन है ना, वो जो अपना डीमन कह रहा हूँ, जो अपना मंकी है ना, उसको रूम 9 में जाना है। रूम 9 के अंदर ही शायद कोई रिवॉर्ड है, जिससे जो मंकी का टैलेंट है, वो इस मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर भी दिखा पाएगा और तब निंग्ज़ो के लग जाएँगे। लेकिन देखते हैं वो कब होगा। निंग्स वो तो अभी तक डीमन सेक्ट और दाओ सेक्ट के रूम्स को क्लियर कर चुका था, लेकिन अभी तक बुद्धिस्ट सेक्ट में वो नहीं गया था। दाओ सेक्ट के फर्स्ट रूम में वो डिसाइपल मार्क फील करता है और खुद ही इमॉर्टल पैलेस से बाहर आ जाता है। युआन डशैंग एक बार में रूम 7 तक पहुंच गया था। हो सकता है दूसरे लोग भी ऐसा कर सकें, इसलिए निंग्जो जानबूझकर पैलेस के अंदर वाले एरिया से एग्जिट करता है, ताकि उसकी लोकेशन कम से कम एक्सपोज हो। वो हर छोटी डिटेल का ध्यान रखता है और किसी भी केयरलेस मिस्टेक से बचना चाहता था। बॉडी में वापस आने के बाद निंग्जो मंकी हेड गैंग और युआन डशैंग, यानी वो जो डीमन मंकी था, डीमन मंकी या एप मंकी कुछ भी कह लो, उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करता है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से युआन यी की टैलेंट बहुत वीक थी। युआन यी पहले वाला लीडर था मंकी हेड गैंग का। वो गरीब फैमिली से युआन यी था और एक टाइम पर भाई भीख मांग कर जीता था। मजबूरी में उसने बैगर सेक्ट ज्वाइन करा था। बाद में उसने फ्लेम डीमन मेल्टिंग केव एक्सप्लोर करने भेजा गया था, जहाँ वो बस एक तरीके का वो था, वो नहीं होता कैनन फोडर, कि इसको मरने दो आगे, एक तरीके से चारा बनाओ बेट टाइप का, वैसे। एक्सप्लोरेशन के दौरान उसे एक इंजर्ड मैग्मा डीमन एप का बॉडी मिला। युवा ने उसे वॉल्केनो से बाहर ले आया और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। वही बेबी बाद में युवान डशैंक बन गया, यानी बेबी मिला था बड़ा सा, बड़ा भी था, बेबी बड़ा साइज में होगा, सही बात है। शुरू में युवानी उसका नाम सिर्फ यहाँ पे डशैंग रखता है। काफ़ी सालों तक दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहकर मुश्किल ज़िंदगी जीते रहे। जैसे जैसे मैग्मा डीमन ये बड़ा और पावरफुल हुआ, उनकी लाइफ इंप्रूव होने लगी। सबसे पहले उन्होंने बैगर सेक्टर छोड़ दिया, उसके बाद बीस्ट फाइटिंग से पैसा कमाने लग गए। डशैंग ने काउंटलेस ब्लडी फाइट्स जीती और धीरे धीरे फेमस हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद ब्लैक मार्केट बीस्ट फाइटिंग बंद करा दी गई। दोनों फिर से यहाँ पे बेरोजगार हो गए। बैगर सेक्ट ने बदला लेने के लिए युआनी को ट्रैप कर दिया। युआनी और डशहैंग जेल चले गए, लेकिन दोनों ने वापस कमबैक किया। जेल के दूसरे लोगों के साथ मिलकर कई दिन तक खतरनाक स्ट्रीट फाइट लड़ी। आखिर में बैगर सेक्ट को गिरा डाला और बैटल के बाद युआनी को बड़ा क्रेडिट मिला और सब ने उसे लीडर चुन लिया। उसने मौका देकर मंकी हेड गैंग बना लिया। शुरू के दिनों में मंकी हेड गैंग को फायर परसिमोन सिटी के दूसरे गैंग्स बहुत ज़्यादा दबाते थे। हर तरफ फाइट होती रहती थी। डशैंग की ज़बरदस्त फाइटिंग की वजह से गैंग टिक पाया और धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। इसी खूनी सफ़र में लोग उसका असली नाम डशैंग कम और रिस्पेक्ट के साथ डशैंग ज़्यादा बोलने लगे। सेम ही तो है। अच्छा, युआन डशैंग बोलने लग गए होंगे। गैंग की रेपुटेशन के लिए युआनी ने उसे अपना सरनेम भी बता दिया था, मतलब दे दिया था, तो लोग उसे युआन डशैंग ही एक तरीके से मान लिया गया। यहाँ पे निंग्जो सोचता है, निंग्जो कहता है ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। ज़ीरो से सब कुछ यहाँ पे अच्छे से खड़ा करा इस बंदे ने, युआन ई ने। खून और आग के बीच में सर्वाइवल करके अपनी फाउंडेशन बनाई है। निंग्जुओ बीस्ट फाइट का विन रेट और गैंग वॉर की इंपॉर्टेंट बैटल ध्यान से स्टडी करता है। निंग्जो कहता अगर अलग अलग फाइट देखो तो कभी जीता कभी हारा, लेकिन ओवरऑल विन रेट देखो तो बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम दिखती है। इसका विन रेट हद से ज़्यादा हाई है, मतलब इसके पास कोई बहुत पावरफुल ट्रम्प कार्ड ज़रूर है। नॉर्मली जो इंसान गरीबी से ऊपर आता है और एक तरीके से रोज़ डेंजर फेस करता है, वो अपना ट्रम्प कार्ड छुपा छुपा नहीं पाता।
लेकिन ये जो युआन डशैंग था, ये मंकी ने अपना ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा था। इसका मतलब था उसका सीक्रेट बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। निंगज़ो कहता है मुझे लगता है इसके पास कोई टैलेंट है, लेकिन इस फाइट में मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिखाई नहीं दिया जब मैंने इससे फाइट करी रूम 8 के अंदर। निंग्ज़ो गहरी सोच में डूब जाता है। अंडरग्राउंड वर्कशॉप बिल्कुल खामोश थी, माहौल बहुत ज़्यादा हैवी था। युआन डशैंग पहले ही बहुत डेंजरस था। वो निंग्ज़ो की लीड और उसके पूरे प्लान के लिए बड़ा-सा थ्रेट बन चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर बाकी 4 बड़ी फोर्सेस को युआन डशैंग के बारे में पता चल गया, तो उनका रिएक्शन सेम होता। वो उसे प्रेशर और लालच देकर अपनी साइड मतलब अपनी साइड में कर लेते। इतना पावरफुल फाइटर मिलते ही उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता। हो सकता है कि आखिर में मैग्मा फेरी पैलेस भी उन्हीं के हाथ लग जाता। युआन डशैंग डेमोनिक आर्ट यूज़ करता था, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत से डीमन सेक्ट कल्टीवेशन या कल्टीवेटर पहले से राइटियस फोर्सेस के लिए काम करते थे। कभी-कभी राइटियस कल्टीवेटर्स को खुद डीमन कल्टीवेटर बनकर डर्टी काम करना पड़ता था और युआन डशैंग को कंट्रोल करना भी आसान नहीं था। मंकी हेड गैंग और युआन अर यानी जो करंट लीडर है मंकी हेड गैंग का युआन अर, सब मतलब युआन अर उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थे। अगर कोई पावरफुल अलायंस बन गया, तो निंगज़ो की हार लगभग पक्की थी। आगे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना ईज़ी नहीं था। राइटियस फोर्सेस और युआन डशैन अपना मंकी मिलकर सारे ट्रैप्स हटा देंगे। वो जल्दी निंगज़ो को क्रॉस भी कर लेंगे। आखिर में मैग्मा फेरी पैलेस के मास्टर बन जाएँगे। पैलेस के रिकॉर्ड देखकर निंगज़ो के सारे एक्शंस जान जाएँगे। फिर उसे पकड़ लेंगे और उसके अंदर छुपा हुआ बुद्धा हार्ट डीमन सील निकाल लेंगे। ये सब उसके अंदर भाई थ्रेट बन चुका था, एकदम डर लग रहा था अपने निंगज़ो को ये सब सोच-सोच के। अब भाई ये सब सोच उसके माइंड में तो आ रही थी, लेकिन निंगज़ो कहता है तो क्या मैं युआन डशैन को रिक्रूट कर लूं, अपनी साइड ले आऊं? सक्सेस का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो था इस बारे में। 4 बड़ी फोर्सेस अपनी पावर से लोगों को प्रेशर में ला सकती थीं, लेकिन निंगज़ो वो नहीं। वो सिर्फ क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज का लेवल लेवल तो नहीं र लेवल 1 और लेयर 3 पर था और निंग फैमिली का छोटा-सा मेंबर था। मंकी हेड गैंग में लगभग करीबन 10 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे। ऊपर से युआन डशैंग जैसा मॉन्स्टर भी था। ऐसे में निंगज़ो भाई उन्हें रिक्रूट कैसे करता? कॉर्पोरेशन भी पॉसिबल नहीं था। इतने छोटे स्टेटस के साथ वो मंकी हेड गैंग या युआन डशैंग से बराबरी की बात कर ही नहीं सकता था। अपना बुद्धा हार्ट और डीमन सील दिखाकर उन्हें अपनी वैल्यू बताएं। निंगज़ो के हिसाब से सबसे बेवकूफ़ी भरा आइडिया था। अगर उसने ऐसा कुछ करा तो अपनी जान दूसरों की दया पर छोड़ देता। क्या मंकी हेड गैंग या युआन डशैंग इतने दयालु थे? एक प्रॉफिट के लिए चलने वाला गैंग और एक बंदर जो खून से एकदम बहाकर ज़ीरो से टॉप पर पहुँचा है, क्या वो रहम करेंगे? ना, निंगज़ो के पास उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन थी। उनकी स्टोरी इंस्पायर ज़रूर करती थी, लेकिन भाई उन्हें अच्छा इंसान नहीं बोला जा सकता। और सच तो इसका उल्टा था। निंगज़ो की सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। उसे लग रहा था जैसे वो खाई के किनारे चल रहा है। एक गलत कदम और सीधा एकदम भाई बर्बादी। निंगज़ो कहता है मुझे युआन डशन को चुपके से ख़त्म करना ही होगा। फ़िलहाल उसके पास बस यही सॉल्यूशन था, लेकिन कैसे? है ना? इसी के साथ सीन अब यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन दिखाया जाता है ज़ेंग फैमिली के अंदर। ज़ेंग फैमिली के 2 गोल्डन कोर कल्टीवेटर ज़ू शुआनज़ी का वेलकम करते हैं। चीडुन भी उनके साथ था। ज़ू शुआनज़ी अपने हाथ की मेडिसिन बॉटल को ध्यान से देखता है। ज़ू शुआनज़ी कौन है अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ तो ज़ू शुआनज़ी वही इनवॉय है जो कि बाहर की रॉयल फैमिली का जो मेंबर है और एक हंटर गार्ड भी है। गार्ड या कुछ भी है, हंटर ऑफिस का मेंबर जो भी है, उसका है ज़ू शुआनज़ी और इसका हेल्प करने के लिए यहाँ पे चीडुन आया हुआ है। अब आगे देखते हैं ये ज़ेंग फैमिली में पता नहीं क्या करने आया है। अब देखते हैं ज़ू शुआनज़ी अपने हाथ की मेडिसिन बॉटल को ध्यान से देखता है। बॉटल ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थी। अंदर काली स्मोक का एक क्लाउड दिख रहा था। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकी। यहाँ पे ज़ू शुआनज़ी कहता है यह फायर पॉइजन से बना है। ज़ेंग शुआनगाओ पहले ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर से लड़ा था। वो भाग गया था, लेकिन उसके कुछ आइटम मिल गए थे, जैसे ये ब्लैक स्मोक। फाइट के टाइम ये डिवाइन सेंसेस को सील कर देता था और ज़ेंग शुआनगाओ को काफ़ी परेशान करा था, क्योंकि ज़ेन शुआनगाओ जब हमने शुरू में देखा था तो ज़ेन शुआनगाओ उस डीमन कल्टीवेटर से फाइट करने भागा था। डीमन या शैडो कल्टीवेटर जो भी था उससे, तो बहुत दिक्कत हुई थी। उसने थोड़ी स्मोक कलेक्ट करके स्टडी के लिए रख ली थी। ज़ू शुआनज़ी के आते ही उसने सब बता दिया। यहाँ पे ज़ेंग शुआनगाओ कहता है एक्चुअली ये हार्ट बर्निंग फायर पॉइजन है।
5 साल पहले होली एप सेट का एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर फार पर्सिमोन इमॉर्टल सिटी आया था। यहाँ उसकी कल्टीवेशन बिगड़ गई और उसकी सोल उसके स्पिरिचुअल पेट एंग्री हर्ट एप के साथ मर्ज हो गई। हम सब ने मिलकर उस फ्लेम डीमन मेल्टिंग केव में उसे मारा, लेकिन मरने से पहले एंग्री हर्ट एप ने फायर पर्सिमोन माउंटेन को बुरी तरह से अफेक्ट कर दिया। बहुत से डीमन बीस्ट, स्पिरिचुअल प्लांट्स और जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ फ्लेम, फायर पॉइजन्स और किलिंग ऑरा उसके गुस्से से म्यूटेट हो गए। जू शुआंसी हल्का सा सर हिलाता है और बॉटल यहाँ पे रख देता है। उसने बहुत सारी चीज़ों को चेक करा, लेकिन कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। जू शुआंसी कहता है, लगता है मुझे फायर पर्सिमोन माउंटेन ही जाना पड़ेगा क्लूज ढूंढने के लिए। डाउइस्ट जेंग शुआनगाओ, मुझे पुरानी बैटल पर ले चलिए जहाँ पे तुमने उस डीमन या शैडो कल्टीवेटर से फाइट करी थी। आपका ये कहना है ना कि शैडो कल्टीवेटर की वजह से ही मैग्मा फेरी पैलेस बाहर आ गया है। तो ज़ेंग शुआनगाओ परेशान हो गया। ज़ेंग शुआनगाओ कहता है, क्या ये ज़रूरी है? मैग्मा फेरी पैलेस के निकलने के बाद पुराने फ्लेम डीमन मेल्टिंग केव टूट चुका होगा, नए टनल बन गए होंगे और बहुत अनस्टेबल भी होंगे। पैलेस कभी भी इनक्रप्ट करता है और अर्थक्वेक और लावा फ्लो टनल्स में एकदम भाई बह आ जाते हैं, एकदम बह जाते हैं पूरे। हमें खुद टनल मतलब एक तरीके से खोदनी पड़ेगी, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ फ्लेम, मैग्मा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो टनल तो सील हो गई होगी, क्या पता बंद हो गई हो। और डीमन बीस्ट भी भाई वो चैन से थोड़ी ना रहने देंगे, वो हमें इतना आराम से कुछ काम थोड़ी ना करने देंगे। तो ज़ू शुआंसी कहता है, चाहे कितनी ही मुश्किल हो, हमें जाना तो पड़ेगा ही। शीडुन भी हमारे साथ चलेगा। शीडुन ने सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। ज़ेन शुआनगाओ ने गहरी सांस ली। ज़ेन शुआनगाओ कहता है, ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। निंगज़ो सन लिंग टोंग से मिलने आता है। सन लिंग टोंग एक जेड स्लिप उसकी तरफ फेंकता है। सन लिंग टोंग कहता है, ये मंकी हेड गैंग और युआन डशन की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। निंगज़ो की आवाज़ यहाँ पे भारी थी। निंगज़ो कहता है, थैंक्स, मुझे और बंदर चाहिए, वाइल्ड मंकी और खरीदो और लोग भी हायर करो। मंकी हेड गैंग के जितने मंकी पेट्स मारोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वो स्पिरिट स्टोन से भरा स्टोरेज बैग देता है। सन लिंग टोंग कहता है, समझ गया लिटिल ब्रदर, बहुत बढ़िया काम है। अब पूरा मंकी हेड गैंग डरा हुआ है। फायर पर्सिमोन हार्वेस्टिंग बहुत प्रॉफिट देती है, उनकी जगह लेकर हर साल बहुत प्रॉफिट कमाओगे। पहले अटैक करना ही बेस्ट मूव होता है। तुम्हें हमारे बुकोंग सेक्ट में ही आ जाना चाहिए। तुम इतनी बढ़िया प्लानिंग जो करते हो, आ जाओ ना हमारे सेक्ट में। तो निंगज़ो सर हिला देता है। निंगज़ो कहता है, जब तक युआन डशैंग जिंदा है मंकी हेड गैंग को हल्के में नहीं ले सकते। सन लिंग टोंग के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आती है, हाथ से गला काटने का इशारा करता है। सन लिंग टोंग कहता है, उस डीमन मंकी का तो इशारा करता है गला काटने का और कहता है उसका तो कर देंगे खत्म। मतलब डीमन कल्टीवेटर को हायर करते हैं और ये उस डीमन मंकी को खत्म करते हैं। मौका देखकर युआन डशेंग को अकेला पकड़ के खत्म ही कर देंगे। निंगज़ो तुरंत ही मना कर देता है। निंगज़ो कहता है, इसलिए बहुत प्लानिंग चाहिए भाई, जो तुम कह रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए इसके लिए। युआन डशेंग काउंटेस बैटल लड़ चुका है, वो सिंपल नहीं है। हर क्लू बोल रहा है मेरे को, मतलब साफ साफ मैंने जितने भी क्लूज को चेक करा, साफ साफ मुझे सारे क्लूज यही कह रहे हैं कि वो जो बंदर है उसके पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड है। सन लिंग टोंग हंस पड़ा। सन लिंग टोंग कहता है, ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, तुम तो पहले ही डर रहे हो। डीमन कल्टीवेटर को कैनन फोडर बना देते हैं, फेल भी हुए तो उसके हिडन कार्ड्स तो बाहर ही आ जाएंगे ना। निंगज़ो भी सीरियस हो गया। निंगज़ो कहता है, अगर इतना इजी होता तो इतने सालों में किसी ने उसके कार्ड्स पहले ही नहीं देख लिए होते। खुद ही सोचो। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, सबको लगता है युआन डशैंग उस डीमन मंकी के पास कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन सच यह है कि उसने डार्क आर्ट प्रैक्टिस की है और उसकी कल्टीवेशन बिल्कुल लो नहीं है। यह सुनकर सन लिंगटोंग भी सीरियस हो गया। युआन डशैंग वैसे ही मैग्मा डीमन एप था, उसकी क्लोज कॉम्बैट पावर ऑलरेडी टेरिफाइंग थी, और अगर उसने डार्क आर्ट भी प्रैक्टिस करी होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती। निंगज़ो कहता है, मंकी हेड गैंग को फाइशी से फायर पर्सिमोन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई है। अगर हम ज़्यादा हंगामा करेंगे तो सिटी लॉर्ड मैंशन सबसे पहले हमारे पीछे पड़ेगा। सन लिंग टोंग ने हाथ हिला दिया। सन लिंग टोंग कहता है, ठीक है छोड़ो, लेकिन निंगज़ो ने नया प्लान बताया। निंगज़ो कहता है, हम युआन डैशन को टारगेट नहीं करेंगे, हम युआन अर पर फेक असैसिन, मतलब एक तरीके से असैसिनेशन करेंगे। उसे पहले वार्निंग लेटर भेजना, और याद रखना असैसिनेशन फेल होनी चाहिए, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए, फेल हो जाए असैसिनेशन। सन लिंगटोंग हैरान रह गया। सन लिंगटोंग कहता है, लिटिल ब्रदर, तुम प्लान क्या कर रहे हो कि पहले हम उसे लेटर भेजें कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, फिर हम खुद ही अपनी तरफ से ऐसे दिखाएं कि हम हार चुके हैं, फेल कर दें।
अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है फार परसिमोन माउंटेन की साइड। यहाँ पे जन शुआन गाउड वो कहता है जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तक टनल को नहीं संभाल सकता। वो पूरी ताकत से टेम्परली टनल को स्टेबल रखता है। चिडुन खून से एकदम भरा हुआ था, वो चुपचाप वॉयलेंट डीमन बीस्ट को रोक रहा था। यहाँ पे जू शुआनजी वही रॉयल एनवॉय वो कहता है बस थोड़ी देर और संभालो। ये सुनकर जन शुआन गाउ भाई खून एकदम उसका खौल गया। करीबन आधी इंचेस स्टिक पहले ही जू शुआनजी ने यही बोला था, आधी इंचेस स्टिक्स। ये अरे यार यहाँ पे ना टाइम को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि आधी अगरबत्ती जल गई हो तो उतने टाइम में, सीधा-सीधा बोले 10-15 मिनट पहले। चलो हम बोल के चलते हैं आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले भी ज़ू शुआंज़ी ने यही बोला था। इस वक़्त चीडुन सच में भाई खून उगल देता है, उसकी डिफेंस में गैप आ जाता है। एक रनवे फायर स्नेक ये देख लेता है, वो अपने हॉर्न के साथ सीधा अटैक करता है। उसके सर पर हॉर्न था, इसलिए वो फायर ड्रैगन जैसा लग रहा था। अगर चीडुन को हिट लग जाती, तो ये और ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता या तो मर ही जाता चीडुन। लेकिन उसी पल ज़ू शुआंज़ी का काम कंप्लीट हो गया। उसने तलिस्मैन को एक्टिवेट करा और रेनबो लाइट में तीनों को लेकर एकदम से गायब हो गया, उड़ गया। कुछ ही सांसों में तीनों वॉल्केनो से बाहर उड़ते हुए आ गए। यहाँ पे ज़न शुआनगाओ कहता है अरे फाइनली बच गए। चीडुन तो चुपचाप अपने यहाँ पे घाव को हील करता रहा। ज़न शुआनगाओ कहता है ज़न शुआनगाओ कहता है कि चू डिवाइन कैप्चर कुछ मिला क्या? कैप्चर क्यों लिखा है? कप्तान कहता ना। जो भी है ज़ू ज़ू अरे यार इसका नाम ज़ू है, चू क्यों कह रहा हूँ मैं इसको ज़ू। ज़ू अपने डिवाइन हंटर या रॉयल एनवॉय या ज़ू शुआंज़ी कुछ भी कह लो, कुछ मिला क्या आपको? तो ज़ू शुआंज़ी हल्का-सा मुस्कुराया। ज़ू शुआंज़ी कहता है बहुत कुछ मिला है। 3 3 कह रहा हूँ सॉरी। ट्रेस ओरिजिन टेक्नीक से मैंने देखा कि यहाँ पे इमॉर्टल पैलेस पर अटैक 1000 कैटी फायर एसेंस ने किया था। और उस एसेंस को एक मंकी मैकेनिज्म रिलीज कर रहा था। अब फायर परसिमोन इमॉर्टल सिटी लौट कर मैं फिर से ट्रेस का ओरिजिन टेक्निक यूज़ करूँगा, पता करूँगा ये मंकी आया कहाँ से था। यानी देख रहे हो, अपने ज़ू शुआंज़ी ने पता कर लिया है कि उस शैडो कल्टीवेटर ने अपने मैग्मा फेरी पैलेस पर अटैक नहीं करा था। वो अटैक यहाँ पर अपने निंगज़ू के एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी से आया था, क्योंकि वो मंकी फट गया था। अब ये उस मंकी का पता करेगा। उसे आराम से पता चल जाएगा कि वो एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी है और सारा इल्ज़ाम किस पे आएगा? चेंचा के ऊपर आएगा। देख रहे हो? और शायद चेंचा अपने आप को मतलब क्रूरवार या जो भी अपने आप को गलत ठहराकर सारे इल्ज़ाम खुद पर ले लेगा। यही होगा, क्योंकि चेंचा भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा कि एक निंगज़ो जैसे बच्चे ने ये बनाकर इतना बड़ा प्लानिंग करा कि वो मैग्मा फेरी पैलेस को उड़ाकर उसे बाहर लाए, उसका स्टैंडर्ड गिरा दे, ताकि क्यूआई रिफाइनमेंट लेवल वाले यानी रैंक 1 वाले लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ, उनकी सोल भी अंदर जा पाए। देख रहे हो? इतना तो चेंचा सोचेगा नहीं। चेंचा को लगेगा कि कोई यहाँ पे निंगज़ो को यहाँ पे फ्रेम कर रहा है, कोई निंगज़ो को यहाँ पे हराना या दबाना चाहता है, कोई प्लानिंग कर रहा है निंगज़ो के खिलाफ। और यहाँ पे निंगज़ो का एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का जो क्या कहते हैं उसे क्रेडिट है, वो सारा का सारा चेंचा ने ले रखा है। तो चाहे तो चेंचा ज़ू शुआंज़ी से बोल पाए कि ज़ू शुआंज़ी ये सारा का सारा निंगज़ो ने बनाया है, लेकिन वो ये बोलेगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो सोचेगा यार यहाँ पे अपने मैं तो बूढ़ा ही हो चुका हूँ और निंगज़ो को कोई फ्रेम कर रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब मैं ही ले लेता हूँ कि मैंने ही बनाया था, मैंने ही करा था। हो सकता है क्योंकि वो अच्छा इंसान है भाई, एकदम अपने ताई बाई उनशंग की याद दिला देता है। देखते हैं आगे। ज़ू शुआंज़ी कहता है, कनेक्टेड लोग और चीज़ें मिल जाएँगी जब हम दोबारा से ये चीज़ों को ट्रेस करेंगे तो। असली कल्प्रिट पकड़ने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़ेंग शुआनगाओ और चिडुन दोनों शॉक हो गए। ज़ू शुआंज़ी आसमान की तरफ देखता है। ज़ू शुआंज़ी कहता है, मेरी गोल्डन आइज़ से कल्प्रिट कहीं नहीं बच सकता। अब थोड़ी देर बाद ज़ू शुआंज़ी ने ट्रेस ओरिजिन टेक्निक और गोल्डन आइज़ एक्टिवेट करा। उसके सामने एक विज़न आया। पूरे शहर में लाल चमक वाले मंकी मैकेनिज़्म हर जगह दिख रहे हैं। यानी ये वही मंकीज़ थे, शायद वही वाले। यहाँ पे ज़ेंग शुआनगाओ हैरान होकर पूछता है। ज़ेंग शुआनगाओ कहता है, अरे ज़ू शुआंज़ी कैप्टन, हम रुक क्यों गए? आप क्या देख रहे हो इस पूरे शहर में? तो ज़ू शुआंज़ी चुप रह गया। उसके भाई भाई उसके सामने इतने सारे मंकी मैकेनिज़्म थे कि असली कल्प्रिट पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे मंकी मैकेनिज़्म थे। अब शायद इनके क्रेडिट ओनर के ऊपर ही जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। देखते हैं यार, बहुत सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं। क्या पता किसी ने मंकी खरीद के भी अटैक करवा दी हो, ये भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी कह नहीं सकते। इसी के साथ एपिसोड को करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।